हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आभार है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इस दीपावली की इन छुट्टियों में भी आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे, उसी कड़ी में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रैपिडली फायर रूप से हम क्या कर रहे हैं, आपके रिवीजन कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, जो कि आपके कृषि पर्यवेक्षक और इससे जुड़ी हुई संबंधित सभी एग्रीकल्चर की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट आपके जो है पिटारा साबित होने वाला है। तो पिछले कुछ सेशंस में भी चर्चा की और आज के इस सेशन को हम आगे की ओर लेकर के बढ़ते हैं। तो आइएगा आज के सेशन में देख लेते हैं कुछ आपके और हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिएगा, ये रहा। मीठी नारंगी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सबसे पहले तो मीठी नारंगी जानना होगा क्या होता है। स्वीट ऑरेंज, तो देखिएगा स्वीट ऑरेंज को कहा जाता है माल्टा। इसे आप मौसम्बी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है, मौसम्बी। तो देखिएगा बोटनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज, तो देखिएगा सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, साइट्रस साइनेंसिस और साइट्रस मैक्सिमा। तो यहाँ देखिएगा सिट्रस रेटिकुलाटा, ये आपके किसका हो जाता है? जैसे संतरा का हो जाता है। सिट्रस ओरेंटिफोलिया आपके किसका हो जाता है? नींबू का हो जाता है। और सिट्रस साइनेंसिस हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसे मौसमी और माल्टा की, मौसमी एक किस्म है, या ध्यान रखना है। पाइनएप्पल भी एक वैरायटी है, इसी की है। एक ब्लड रेड भी है, इसी की है, ब्लड रेड, ये ध्यान रखना, ब्लड रेड। कई बार आता है एक रूबी, तो ध्यान रखना, वैसे तो रूबी आपके किसकी है? अनार की। अनार ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे? ध्यान रखना, अनार की एब्सेंस में फिर आप आंसर करोगे रूबी किसका? माल्टा का, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, ब्लड रेड, ये ब्लड रेड आपके माल्टा की वैरायटी है। पाइनएप्पल भी माल्टा की है। और मीठी नारंगी आपने सही कहा कि इसका राइट आंसर क्या है? आपका सी जो है वो सही आंसर है। आपके रूटेसी फैमिली का है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 2n बराबर 18 होगा। और अगर इसकी बात करें उत्पत्ति स्थल की, तो इसका उत्पत्ति स्थल है चाइना, ये ध्यान रखना, चीन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। भारत में खजूर की तुड़ाई कौन सी अवस्था में की जाती है? तो देखिएगा, खजूर की बात करें तो आपको पता है इसे कहते हैं फोनिक्स डेक्टाइलिफोरा। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा इसे आप कहते हैं। ये पोमी कुल का सदस्य है, ये आपको पता है। इराक इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल है, ये ध्यान रखना। डोका इसको कहा जाता है खलल अवस्था। तो देखिएगा, बरसात का खलल पड़े उससे पहले ही तोड़ लिया जाना चाहिए। तो ये भारत और राजस्थान दोनों में आपके खजूर के फ्रूट्स को आपके डोका या खलल अवस्था में तोड़ा जाता है, ताकि बरसात के समय में ये फल आपके क्या नहीं हो? आपके खराब नहीं हो, क्योंकि नमी की मात्रा ज़्यादा होने से फंगस की लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये क्या? आपका डोका और खलल। पिंड देखिएगा, ये क्या है? इसकी पकाव अवस्था है, उपरोक्त सभी। तो इन इंडिया डेट इज हार्वेस्टेड एट डोका, ये ध्यान रखना। डोका को दूसरों नाम से जाना जाता है, खलल, ये ध्यान रखना है। और एक किस्म, तो देखिएगा एक किस्म भी है इसकी हमारे राजस्थान और आपके भारत के संदर्भ में, हल्लावी बेस्ट है। हल्लावी है, मेदजूल है, खद्रावी है, आपकी खुनेजी है, ये ध्यान रखना। और राजस्थान सरकार द्वारा बगीचों को लगाने के लिए इससे क्या दी जाती है? आपको सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पोल्ट्री में पैर की अंगुलिका पक्षाघात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो कि किसकी कमी के कारण होता है? कर्ल्ड टो पैरालिसिस इन पोल्ट्री इज ए न्यूट्रिशनल डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन डी और विटामिन सी। देखिएगा, बी जो विटामिन बी होता है, जिसे अगर केमिकल नाम के रूप में जाना जाए तो इसे हम राइबोफ्लोविन कहते हैं, ध्यान रखना, राइबोफ्लोविन। और इसकी वजह से आपके मुर्गी में क्या होता है? पक्षाघात जो है रोग हो सकता है, एक प्रकार से पैरालिसिस जिसे आप कह सकते हैं। देखिएगा, डी को आप कैल्सीफेरोल कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं? डी को
कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा विटामिन सी को आप क्या कह सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और विटामिन ए, इसे आप रेटिनोल कहते हैं, ये ध्यान रखना आपके, ठीक है। तो ये केमिकल नाम भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ, जो है विटामिन B2, जो अपन ने पीछे ऊपर आंसर लगाया। वैसे B2 की अगर बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से त्वचा संबंधित रोग होते हैं, ये ध्यान रखना। कौन से रोग होते हैं, त्वचा संबंधी रोग, ये ध्यान रखना। तो त्वचा संबंधी रोग कहाँ, विटामिन B2 की वजह से होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी है, ये ध्यान रखना। विटामिन ए की वजह से आपको पता है स्कवरी होता है, ये रतौंधी होता है, रतौंधी। दूसरा आपके आंखों से संबंधित रोग होते हैं, आंखों संबंधी रोग, चाहे वो जीरोप्थेलेमिया ही क्यों नहीं हो। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, सी की वजह से एस्कॉर्बिक, इसकी वजह से स्कवरी होता है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के प्रसव के बाद पहले दूध को क्या कहा जाता है। किसी भी पशु के ब्यात के बाद जो है आपका, उससे निकलने वाला जो पहला दूध स्राव है, उसे क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। टोंड दूध, मक्खन का दूध, कोलेस्ट्रम और पनीर। फर्स्ट मिल्क आफ्टर द पास्चुरेशन ऑफ काउ इज कॉल्ड टोंड मिल्क, मक्खन दूध, कोलेस्ट्रम और पनीर। तो देखिएगा टोंड दूध जो होता है, जिसमें आपके 3 फैट होता है, डबल टोंड में 1.5% फैट होते हैं। मक्खन का दूध, इसे आप छाछ के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसे, छाछ के नाम से जाना जाता है। कोलेस्ट्रम, तो ये किसी भी पशु का यह वह उत्पाद है जो पशु के ब्यात के बाद उसका पहला मिल्क सेक्रेशन है। यह क्या होता है, विटामिन से भरपूर है, खनिज लवण से भरपूर है। पशु के लिए, जो नवजात जानवर है, जो नवजात पशु है हमारा, उसके लिए क्या है, विरेचक का काम करेगा, दस्तावर का काम करेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। तो राइट आंसर जो आपका हो जाता है वो कौन सा है, सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें हम, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है, ये बताना है। भारतीय पशुधन की जनगणना, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि पशु गणना जो है वो कितने समय बाद की जाती है। तो देखिएगा पशु गणना की अगर बात करें तो देखिएगा पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है, प्रत्येक 5 वर्ष पर। देखिएगा 19वीं पशु गणना, जो 19वीं जो पशु गणना है वो वर्ष 2020 में प्रकाशित हुई थी। तो 12 के बाद में आपके 17 कोरोना के काल से कुछ विशेष प्रभाव, तो 2019वीं पशु गणना 2000 आपके जो है 20 में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना। अब कितने वर्ष में की जाती है, 5 वर्ष में की जाती है। इंडियन लाइव स्टॉक सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। इसमें कौन शामिल होता है, तो देखिएगा इसमें आपके शामिल होता है राजस्व विभाग। एक तो शामिल होता है राजस्व विभाग, प्लस इसमें शामिल कौन होता है, इसमें शामिल होता है आपके पशुपालन विभाग। कौन सा शामिल होता है, पशुपालन विभाग, ये आपको ध्यान रखना, पशुपालन विभाग। तो यहां पर क्या है, 5 वर्ष इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। पश्मीना रेशा प्राप्त होता है, पश्मीना रेशा प्राप्त होता है बकरी से, भेड़ से, ऊंट से, खरगोश से। पश्मीना फाइबर इज प्रोड्यूस फ्रॉम, तो पश्मीना क्या है, आपके जो फाइबर है किससे प्राप्त होगा, तो ये ध्यान रखना, जो आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली या पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बकरी है, जिसे आप पश्मीना बकरी के नाम से भी जानते हैं, इसी पश्मीना से आपके क्या है, पश्मीना ऊन प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, भेड़, ऊंट, खरगोश नहीं, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना है। अगर अगले क्वेश्चन पर चर्चा की जाए तो देखिएगा प्रतापधन नस्ल है। देखिएगा यह प्रतापधन एक नस्ल है जो कि आपके विशेष रूप से MPUAT के द्वारा विकसित की गई है।
यह यूनिवर्सिटी आपके उदयपुर में स्थित है, इस चीज का ध्यान रखना। बकरी की नहीं है, खरगोश की नहीं है, बिल्कुल सही है, प्रतापधन आपके चिकन की है, यानी कि पोल्ट्री की है, मुर्गी की नस्ल है, ये ध्यान रखना है आपको। तो प्रतापधन ब्रीड बिलोंग टू पोल्ट्री इज ए राइट आंसर। आपका क्या है, पोल्ट्री इसका क्या है, सही जवाब आप दे रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, सी है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर अगर चर्चा कर ले तो देखिएगा, गाय की दूध नाड़ी में होता है जो आपके मिल्क वैन होती है काऊ की, इस मिल्क वैन में क्या होता है, आपकी पानी होता है, दूध होता है, या खून होता है, या दूध और पानी दोनों होता है। तो देखिएगा वेंस में हमेशा आपको पता है कि वेंस में ब्लड का ही सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, खून इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके बी जो है वो सही आंसर है, ये ध्यान रखना, खून। तो मिल्क वैन इन काऊ हैज ब्लड, ये ध्यान रखना क्या है, ब्लड इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर अगर चर्चा कर ली जाए तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, साइक्रोमीटर को नापने में काम में लिया जाता है वाष्पीकरण के लिए हवा और जलवाष्प का भार, सापेक्ष आर्द्रता, जलवाष्प की मात्रा। देखिएगा, साइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इवेपोरेशन, वेट ऑफ एयर एंड वाटर वेप्योर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेप्योर। तो देखिएगा, सापेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर उपस्थित वायुमंडलीय आर्द्रता को दर्शाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है सापेक्ष आर्द्रता, जिसे आप किस में मापते, परसेंट में मापा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यानी कि निश्चित तापमान पर वायुमंडल में कितनी नमी है और उसी तापमान पर वो कितनी वायु को अवशोषित, नमी को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, इसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH के रूप में दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना। मौसम के संबंधित भविष्यवाणियों में इसका ही प्रयोग किया जाता है। तो साइक्रोमीटर के द्वारा आप सापेक्षिक आर्द्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक आपके पास हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल भी आप सापेक्ष आर्द्रता में ही करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। RH को हमेशा किस में मापते हैं, परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस कपास को क्या कहा जाता है, बीटी कॉटन को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले कई बार चर्चा हो रखी है। देखिएगा, ट्रांसजेनिक क्रॉप है, हाइब्रिड वैरायटी है, ओपन पोलिनेटेड क्रॉप है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीटी कॉटन इज आल्सो नोन एज ट्रांसजेनिक, ये ध्यान रखना, क्रॉप है ट्रांसजेनिक। और बीटी कॉटन आपको ध्यान रखना, बस एक चीज आपको ध्यान रखना, यह है आपके पिंक बोलवर्म जो होता है, जो आपके क्या है, जो पिंक बोलवर्म है उसके प्रति क्या है, ये रेसिस्टेंट है बीटी कॉटन, ये आपको ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है राइट आंसर है, ट्रांसजेनिक क्रॉप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमिडाक्लोरोपिड निम्नलिखित में से किस ग्रुप से संबंधित है, नियोनिकोटिनोमाइड, पाइरथ्रम, रोटिनोनम, नीम। तो इमिडाक्लोरोपिड बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड। देखिएगा, इमिडाक्लोरोपिड एक क्या है, कीटनाशी है, ये आपको बता देता हूं पहले, ये कीटनाशी है, ये ध्यान रखना, और अच्छे कीटनाशियों में शामिल है, ये ध्यान रखना आपको। ये कौन से का है, तो आपके नियोनिकोटिनोमाइड, ये ध्यान रखना। देखिएगा, पाइरेथ्रम जो है बायो इंसेक्टिसाइड है, ये ध्यान रखना, बायो इंसेक्टिसाइड। आपकी नीम जो है, इसमें नीम ऑयल का आप प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है, आपके नियोनिकोटिनोमाइड ग्रुप का है, कौन, आपके इमिडाक्लोरोपिड। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ी नाशक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रीसाइड या एक्रीसाइड, तो मकड़ी नाशक कौन सा है, थायाक्लोरोपिड है, एंडोस्कार्ब है, डाइकोफोल है, डेल्टामेथ्रिन है। देखिएगा, डेल्टामेथ्रिन भी इंसेक्टिसाइड है, इंडोक्साकार्ब भी आपके जो है चने वगैरह में काम में आ जाते हैं, इंडोक्साकार्ब ये भी आपके इंसेक्टिसाइड, थायाक्लोरोपिड भी। लेकिन यहाँ देखो, डाइकोफोल जो होता है, ये डाइकोफोल एक्रीसाइड है, ये ध्यान रखना, डाइकोफोल। बाकी थायोक्लोरोपिड है, इंडोक्साकार्ब है, आपके डेल्टामेथ्रिन। तो यहाँ क्या है, राइट आंसर आपका सी है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर,
HANPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में इस्तेमाल होता है? स्पोडोप्टेरा ल्यूट्यूरा, हेलिकवर्पा आर्मिजरा, माइजस पर्सिकी और व्हाइट फ्लाई। HANPV कैन बी यूज फॉर कंट्रोल। तो देखिएगा NPV की अगर हम बात करें, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस ये हम कहते हैं इसे, ये ध्यान रखना आपको। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV के नाम से जानते हैं। ये किसके कंट्रोल के लिए? तो आपके हेलिकवर्पा आर्मिजरा। ये हेलिकवर्पा आर्मिजरा आपको पता है क्या है? तो ये आपके चने का क्या है? चने का लट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर कौन सा है? हेलिकवर्पा आर्मिजरा इसका राइट आंसर है बी, ये ध्यान रखना आपको। बी सही सवाल है। बी क्या है इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। कॉटन में अगर लगेगा तो इसे अमेरिकन बोलवर्म कहते हैं। देखिएगा महान आयरिश अकाल 1845 और 1846 के कारण हुआ था। देखिएगा दो अकाल है आपके पास, एक 1845 का है, दूसरा 1943 के आसपास है। यह अकाल आपके भारत में होता है और भारत में देखिएगा धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण होता है। क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और कहाँ? तो भारत में पश्चिम बंगाल में। एक आपके यहाँ होता है, ये आयरलैंड में होता है, इसे इसीलिए कहते हैं आयरिस। और ये होता है आलू का पछेती, झुलसा रोग। आलू का पछेती झुलसा रोग के कारण। तो देखिएगा आलू की प्रारंभिक अंगमारी, आलू का भूरा विगलन, आलू की पछेती अंगमारी। तो बिल्कुल आलू की पछेती अंगमारी जो पाइथोप्टेरा इन्फेस्टिनस जिसे आप कहते हैं। तो द ग्रेट आयरिश फेमाइन 1845 और 1846 वाज ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसका क्या होगा? सी जो हैगा वो राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देख लो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। कर्षण शाखा रोग किसके कारण होता है? ब्लैक आर्म डिजीज इन कोज्ड बाई जेंथोमोनास कैम्पेसिट्रस वैरायटी मालवीनी सीरम, क्लेविबैक्टर मिचिगेनस, जेंथोमोनास आपके कैम्पेसिट्रस वैरायटी साइमोपासिडिस, शूडोमोनास सिरिंज। तो देखिएगा ब्लैक आर्म जो है आपका किस में होगा? आपके मालवेसी कुल में होगा ब्लैक आर्म, जैसे आपके कॉटन वगैरह में। तो राइट आंसर क्या है? जेंथोमोनास कैम्पेसिट्रस, यह मालवीनी सीरम आपके जो है दिख रहा है। तो ये रहा जेंथोमोनास कैम्पेसिट्रस। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ब्लैक आर्म का ए होगा, ये ध्यान रखना। अगला देखो, आलू का कर्मिकोष सूत्रकृमि कौन सा है? पोटैटो सिस्ट नेमेटोड्स आर आल्सो नोन एज। आपके आलू का जो नेमेटोड है वो कौन सा है? ग्लोबोडेरा रोस्टेचाइनेसिस, हेटेरोडेरा एवेनी, मिलिडोगाइनी इनकोग्नेटा, जिफिनेमा प्रजाति। देखिएगा आप यहाँ पर अगर आलू के नेमेटोड की बात करेंगे तो ग्लोबोडेरा रोस्टेचाइनेसिस यह क्या है? आलू में आपके जो है नेमेटोड है जिसे आप जानते हैं। देखिएगा हेटेरोडेरा एवेनी ये आपके जैसे गेहूं वगैरह जौ वगैरह में देखने को मिलेगा हेटेरोडेरा एवेनी। और मेलिडोगाइनी यह आपके नेमेटोड का प्रमुख नेमेटोड है, नॉर्मली आपको यही देखने को मिलेगा, जैसे आपके मेलिडोगाइनी जैसे टमाटर वगैरह में, ब्रिंजल वगैरह में देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या है? ग्लोबोडेरा रोस्टेचाइनेसिस इसका क्या है? सही आंसर है जो ए है वो बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। पोटैटो सिस्ट नेमेटोड है, ध्यान रखना। ग्लोबोडेरा सिस्ट नेमेटोड है, मेलिडोगाइनी आपके सिस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर इसका ए है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो,
कौन से मुक्त रहने वाले जीवाणु प्रजाति मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? तो देखिएगा मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कई काम करते हैं। देखिएगा बेसिलस प्रजाति, एजिटोबैक्टर, सूडोमोनास और स्ट्रेप्टोकोकस। तो विच इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। राइजोबियम भी आपके क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पल्सेस क्रॉप्स में, बट वह रूट पर क्या है, आपके सहजीवी जीवन व्यतीत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ अगर हम देखें तो कौन से मुक्त रहने वाले जीवाणु प्रजाति मृदा में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यहाँ एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर क्या है, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अनाज वाली फसलों में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ क्या है, 20 का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, एजिटोबैक्टर स्पीसीज। ठीक है, 20 का सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। अरंडी का पौध ब्लाइट यानी झुलसा रोग किस कवक के द्वारा होता है? अल्टरनेरिया प्रजाति, फाइटोप्थेरा प्रजाति, फ्यूजेरियम या कोलेटोट्राइकम प्रजाति। देखिएगा ब्लाइट का नाम आ रहा है, तो ब्लाइट का नाम आते ही क्या जवाब होना चाहिए हमारा, ब्लाइट का नाम आते ही हमारा जवाब होना चाहिए आपके अल्टरनेरिया। विल्ट आए तो हम कह सकते हैं कि आपके फ्यूजेरियम वगैरह आपको देखने को मिलेगा। कोलेटोट्राइकम जैसे आपके एंथ्रोक्नोज वगैरह में, जैसे आपके कोलेटोट्राइकम फाल्किटम जैसे आपके देखने को मिलेगा गन्ने वगैरह में। तो यहाँ क्या होगा, अल्टरनेरिया। तो सीडिंग ब्लाइट ऑफ कास्टर इज कॉल्ड बाय अल्टरनेरिया स्पीसीज, ये ध्यान रखना, अल्टरनेरिया स्पीसीज के द्वारा। तो यहाँ क्या है, ए राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सफेद मक्खी से प्रसारित पौधे के विषाणु होते हैं। व्हाइट फ्लाइज ट्रांसमिट प्लांट वायरस इज गैर लगातार और अर्ध लगातार तरीके से, गैर लगातार और लगातार तरीके से, अर्ध लगातार और तरीके से, केवल लगातार तरीके से। व्हाइट फ्लाई से जो प्रसारित पौधे जो होते हैं, पौधे विषाणु से होते हैं। ध्यान रखना, जो व्हाइट फ्लाई जो आपकी होती है, व्हाइट फ्लाई क्या करती है, इसमें आपको पता हो तो व्हाइट फ्लाई आपके सिर्फ क्या करती है, इसमें आपके इसको फैलाने में मदद करती है, ये ध्यान रखना। बाकी होगा किससे, वायरस के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना आपके। अब वायरस को क्या फैलाने में कौन मदद कर रही है, आपके व्हाइट फ्लाई जो है मदद कर रही है, आपको ये ध्यान रखना। अब ये बताना है कि ये किस प्रकार का है, वो देखना है आपको। तो बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। प्रमुख रूप से ऐसे केसेज में आपके व्हाइट फ्लाई मेजर रूप से क्या करती है, तो आपके काम करती है। व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट प्लांट वायरस, तो व्हाइट फ्लाई क्या करती है, इस वायरस को ट्रांसप्लांट को आपके क्या कर रही है, आपके ट्रांसमिट कर रही है, फैला रही है। कैसे फैलाएगी, नॉन परसिस्टेंट एंड सेमी परसिस्टेंट मैनर, यानी कि गैर लगातार और अर्ध लगातार तरीके से, यानी कि लगातार आपके क्या इसका मल्टीप्लीकेशन करने का काम करती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ए राइट आंसर है। आगे देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस फसल में अंतः प्रजनन ह्रास अधिकतम होता है? ज्वार में, अल्फा बाजरा और सूरजमुखी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स शो ए वेरी हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डेप्रिसिएशन? इनब्रीडिंग डेप्रिसिएशन फाउंड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ध्यान रखिएगा, इनब्रीडिंग डेप्रिसिएशन आपको जो स्वपरागित जो क्रॉप्स है उनमें देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो आपके अल्फा है, जिसे आप रिजगा कहते हैं, जिसे आप ल्यूरसिन कहते हैं, ये ध्यान रखना, उसमें देखने को मिलेगा। 20 का क्या होता है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपके। तो आपके ये किस में देखने को मिलेगा, अंतः प्रजनन ह्रास अल्फा जो होता है, अल्फा उसमें देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगला देखो, बीज की जीवन क्षमता परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं? टेट्राजोलियम क्लोराइड, ईथर, थायोयूरिया या बेंजीन। देखिएगा, थायोयूरिया का प्रयोग आप आलू की सुषुप्त अवस्था तोड़ने में प्रयोग करते हैं, आलू की सुषुप्त अवस्था, यह आपको ध्यान रखना। अगर इधर देखें हम टेट्राजोलियम क्लोराइड, तो देखिएगा इसे हम देखिएगा टीटीसी भी टेस्ट कहते हैं, टीटीसी टेस्ट। इसका पूरा नाम होता है 2,3,5 ट्राइफेनाइल, 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड।
ये इसका क्या है, पूरा नाम है, ये ध्यान रखना आपके। अब यह जो टेस्ट किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, सीड वाइबिलिटी के लिए। सीड वाइबिलिटी के लिए ये क्या किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ सीड वाइबिलिटी। तो सीड वाइबिलिटी के लिए, बीजोज के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है, टेट्राजोलियम क्लोराइड। इसे टीटीसी टेस्ट भी कहते हैं, इसे टीजेड टेस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना आपको। लोगों ने से डेवलप किया था, ये ध्यान रखना। 1% आपके इसमें ये सॉल्यूशन लिया जाता है, सीड को 24 घंटे के लिए डिप करके रखा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरे 50 क्वेश्चंस करने होते हैं 1 घंटे में। यहाँ पर देखिएगा, आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्हित पत्र का रंग होता है। तो देखिएगा, आधार बीज जो होगा वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो आधार बीज आपको ध्यान रखना ये प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है, प्रजनक बीज से। यह प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। देखिएगा, इसके बैग पर जो टैग पर आपके चिन्ह होता है वो कैसा, सफेद रंग का टैग होता है, ये ध्यान रखना। हरा किसी पर नहीं होता, नीला आपके प्रमाणित बीज पर होता है। नीला किस पर होता है, प्रमाणित पर, और सुनहरा पीला प्रजनक पर होता है, ये ध्यान रखना। सुनहरा पीला प्रजनक बीज पर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपके ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द कलर ऑफ द टैग यूज टू लेबल फाउंडेशन सीड बैग इज व्हाइट। तो व्हाइट कलर का टैग होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, हाइब्रिड किस्में पहली बार निम्नलिखित में से किस फसल में विकसित हुई, पहली बार, फर्स्ट टाइम हाइब्रिड डेवलपमेंट सीड इन विच क्रॉप। तो कौन सी क्रॉप में है फर्स्ट टाइम हाइब्रिड सीड, जवार, जवार में है तो सही CSV9, लेकिन पहले टाइम नहीं है। मक्का में 1961 में फर्स्ट टाइम आपका हाइब्रिड वैरायटी विकसित होती है और गंगा 1 उसका नाम था। तो हाइब्रिड वैरायटीज वेयर फर्स्ट डेवलप्ड इन फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ मेज, ये ध्यान रखना, गंगा 1। तो यहाँ क्या है, बी जो है वो सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपका। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, उभय द्विगुणित ब्रेसिका जूनसिया निम्नलिखित में से किसके संकरण के द्वारा विकसित की गई, राई, राया, लाहड़ा, राई, राया, लाहा। यह आपको बताना है किसके द्वारा, किसके संकरण से विकसित हुई, ब्रेसिका कंपेसिट्रस, ब्रेसिका नेप्स, ब्रेसिका कंपेसिट्रस और ब्रेसिका नाइग्रा। तो ये देखिएगा, ब्रेसिका नाइग्रा से डेवलपमेंट है, ब्रेसिका कंपेसिट्रस इनटू ब्रेसिका नाइग्रा। तो ध्यान देखिएगा, द एम्फीप्लॉइड ब्रेसिका जूनसिया हैज बीन इवॉल्व थ्रू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्रेसिका कंपेसिट्रस और ब्रेसिका नाइग्रा। तो बी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपके। अगला देखो, MPMH 17, RHB 223, MPMH 21 और RHB 224 अनुमोदित हाइब्रिड वैरायटी है। देखिएगा, MPMH अगर 17 आ जाए तो आपको सोचने और विचारने की जरूरत ही नहीं है, बाजरे की आपके उन्नत वैरायटीज में शामिल है। और देखिएगा, यह वैरायटी आपके मंडोर जोधपुर से विकसित है। कहाँ, मंडोर जोधपुर से विकसित है, ये ध्यान रखना है आपको। किसकी वैरायटी है, मक्का, जवार, बाजरा, कपास और बाजरा। तो ये बाजरे की वैरायटी है सारी की सारी। MPMH 17 शुष्क जलवायु के लिए अच्छी वैरायटी है, ध्यान रखना। किसके लिए, शुष्क जलवायु के लिए, या दूसरे अगर हम कहें तो कम पानी में, और कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है। MPMH 17, RHB 223, MPMH 21 एंड RHB 224 आर द रिकमेंडेड हाइब्रिड्स ऑफ MPM। ये किस में है, बाजरे में, ये ध्यान रखना। इसका क्या है, डी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपके। क्या है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी ISSS के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी ISSS के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कणाकार महीन बालू की श्रेणी में आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग द साइज ऑफ फाइन सैंड, बताइएगा। देखिएगा, मोटी बालू, महीन बालू, और फिर इसको डिवाइड किया गया आपके किस में, तो आपके आगे की तरफ। देखिएगा, पहले मोटी बालू,
अगर मोटी बालू की हम बात करें तो मोटी बालू को इन्होंने कहा कि 2.0 से लेकर के 0.2 तक होगा। फिर इन्होंने कहा कि महीन बालू, और महीन बालू को इन्होंने विभाजित किया 0.2 से लेकर के 0.02 तक। इसके बाद देखिएगा आगे जैसे आपके सिल्ट क्ले वगैरह, जैसे सिल्ट में अगर देखोगे तो 0.02 से लेकर के 0.002 तक, और क्ले में देखोगे तो क्ले में क्या होगा 0.002 से लेस देन होगा। और यहाँ क्या पूछ रहा है ये आपको देखना है कि अगला क्या होगा। तो यहाँ देखो हमें अगर बात करें इसकी महीन बालू की, तो यहाँ देखो महीन बालू में ये रहा, तो ये रहा महीन बालू 0.2 से लेकर के ये वाला पार्टिकल। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ये जो है राइट आंसर है। इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी द्वारा डेवलप है, ये ध्यान रखना। ए इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो आंसर, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है। कॉलम 1 में तत्व है, कॉलम 2 में उनके कार्य है। फास्फोरस, तो फास्फोरस देखिएगा ऊर्जा स्थानांतरण में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। पौधों में रसाकर्षण दाब की सहन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। पोटास, फिर देखिएगा पोटास कमी से धान में खेरा रोग, तो खेरा रोग हमें पता है जिंक, परागकणों के बनने और परागनली की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो बोरोन। अब बच गया पोटास, पौधों में क्या करता है, रसाकर्षण दाब की सहन क्षमता को बढ़ाने में, यानी कि पौधों की प्रतिकूल परिस्थितियों को बढ़ाने में इसका क्या है, विशेष योगदान है, ये ध्यान रखना आपको। तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3। ये रहा राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर वही है। तो फास्फोरस किसमें, फास्फोरस आपके एनर्जी ट्रांसफर करता है। पोटास आपको क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो आपके है उसमें प्ले इंपॉर्टेंस रोल इन वाटर टॉलरेंस। फिर देखिएगा बोरोन जो है आपके विशेष रूप से प्रजनन में सहायक है। जिंक जो है खेरा रोग, तो यहाँ पर ए राइट आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन आप, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोइल टेक्सचर क्लास, सोइल टेक्सचर क्लास में कौन सा शामिल नहीं है। देखिएगा सैंडी ब्लूई इसी में शामिल है, ये ध्यान रखना आपके क्या है, ब्लूई आपके इसी में शामिल है। लोमी सैंड, हल्की दोमट और दोमट, ये तो आपके इसी में। लेकिन देखिएगा सैंड जिसे आप बालू कहते हैं, बालू आपके सोइल टेक्सचर में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोइल टेक्सचर क्लास, कौन सा नहीं है, सैंड इसके आपके अंतर्गत सैंड आपके शामिल नहीं है। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक यानी कि रासायनिक उर्वरक है, ऑर्गेनिक। तो देखिएगा अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक में आपके देखिएगा एक आपके जैसे ऑर्गेनिक में कौन सा आता है, यूरिया, एक कैल्शियम साइनामाइड, दोनों के दोनों एमाइड ग्रुप के हैं, ये ध्यान रखना। तो देखिएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यह ध्यान रखना, यह क्या है, उदासीन उर्वरक है, यानी कि ये कौन सा है, अमोनिकल भी है और नाइट्रेट भी है। इसमें अगर देखोगे तो आपके NH4 और NO3 दोनों रूप में देखने को आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए कैसा है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है, ये ध्यान रखना। इसमें अगर आप देखेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में, कैन में अगर नाइट्रोजन की मात्रा देखना चाहेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 25 to 26%। डाई अमोनियम फास्फेट एक वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक उर्वरक है, ये ध्यान रखना है। यूरिया क्या है, तो यूरिया एक एमाइड फर्टिलाइजर है, ये ध्यान रखना, एमाइड उर्वरक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये ध्यान रखना है कि यह कार्बनिक उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है NO3 के रूप में होता है, और यह आपको ध्यान रखना 46% नाइट्रोजन होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर, कौन सा है, यूरिया। तो सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, निम्नलिखित में से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है। कैल्शियम का देखो कमी के लक्षण अंतिम कलिका पर प्रदर्शित होते हैं जो कि समय के साथ सूख जाते हैं।
बिल्कुल सही है। कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर ऑन टर्मिनल बर्ड एंड इट्स ड्राइज विथ टाइम। तो देखिएगा कैल्शियम और बोरोन दोनों के जो करेक्टर्स है वो टर्मिनल बर्ड पर ही दिखाई देते हैं। कैल्शियम की कमी से आपकी पत्ती पर क्या होगा, हुकनुमा स्ट्रक्चर बनेगी, ये ध्यान रखना। फिर देखिएगा सल्फर युवा पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित करता है। सल्फर जो है नई जो पत्तियां है वहां पर क्या है आपके पीलापन, तो बिल्कुल सही है। सल्फर के करेक्टर्स आपके ऊपर वाली पत्तियों पर दिखेंगे, पत्तियां पीली हो जाएगी। सल्फर जो आपका है सल्फर एमिनो एसिड्स का निर्माण करता है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन। सल्फर ऑयल सीड क्रॉप्स में ऑयल परसेंटेज की मात्रा में भी वृद्धि करता है, ये ध्यान रखना। यहाँ देखो आगे लोहा पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित करता है, बिल्कुल गलत बात है। लोहा पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित नहीं करेगा। यह करेक्टर दिखा रहा है नाइट्रोजन का, यह तो काम नाइट्रोजन का है। लोहे की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ऊपरी नई पत्तियों में शुरुआत में पीलापन देखने को मिलेगा, उसके बाद पत्तियां कैसी हो जाएगी, सफेद हो जाती है, ये ध्यान रखना। बट फेरस की कमी की वजह से पत्तियों पर स्पॉट्स नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नत्रजन पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शन होता है, बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ फेरस जो है क्लोरोसिस सिम्टम्स अपीयर इन ओल्डर लीव्स नहीं बट आपके अपर लीव्स पर दिखाता है, ये ध्यान रखना। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर एक स्टेटमेंट राइट नहीं है, तो देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो बताइएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि सही कौन सा नहीं है इनमें से। देखिएगा रॉक फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, तो पहला ही चीज आंसर गलत हो गया। देखिएगा पानी में घुलनशील आपके जो पानी में घुलनशील फॉस्फेट उर्वरक, तो देखिएगा एसएसपी पानी में घुलता है, डीएसपी पानी में वाटर सोल्यूबल, टीएसपी वाटर सोल्यूबल है, इसके अलावा वाटर सोल्यूबल है आपके एमएपी मोनोअमोनियम फास्फेट, वाटर सोल्यूबल है आपके पास डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट। तो देखिएगा रॉक फॉस्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, नहीं जी पानी में घुलनशील नहीं है, ये खनिज में घुलनशील है, ये खनिज के साथ ही आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। ना वाटर सोल्यूबल है ना आपके साइट्रिक जो है उसमें सोल्यूबल है। एसएसपी पानी में घुलनशील उर्वरक है, देखो एसएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट अम्ल में घुलनशील है, बिल्कुल पानी में भी अम्ल में भी घुलनशील है। अमोनियम फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, ये रहा अमोनियम फास्फेट। तो रॉक फॉस्फेट इज वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, गलत बात है कि वाटर सोल्यूबल है, नहीं है वाटर सोल्यूबल, ध्यान रखना, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सहस्तर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल ओरिजिन, कौन सा इनमें से खनिज सहस्तर नहीं है। देखिएगा ए जो होता है इसे खनिज सहस्तर ही कहा जाता है, इसे खनिज सहस्तर ही कहते हैं। ई जो है इसे आप कह सकते हैं निक्षालन सहस्तर, इसे निक्षालन सहस्तर कह सकते हैं आप, इसे आप इल्यूविएशन कह सकते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं, एल्यूविएशन कह सकते हैं, इसे आप निक्षेपण सहस्त्र कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ओ को आप क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सहस्त्र। तो ध्यान रखिएगा ओ जो है यहाँ पर क्या नहीं है, खनिज सहस्त्र नहीं है, बाकी में किसी भी प्रकार से आपको खनिज देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना। ए तो प्योरली है ही, बी में आपके खनिजों का वाश आउट होता है, सी ई में वाश आउट होता है, और बी जो है उसमें क्या होता है, डिपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पर डी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि डी को तो ऑर्गेनिक कहते हैं। तो आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल की खली है। अखाद्य तेल की खली, सरसों केक, महुआ की केक, अलसी की, लाइनम यूसिटेटम तिल। तिल खाएगा आपके सरसों खाएगा। अब देखिएगा महुआ केक और अलसी केक, लाइनम यूसिटेटम और महुआ। अब आपको ये दो बताने हैं कि दो कौन सी है। आपके देखिएगा महुआ जो केक है और लिनसीड दोनों के दोनों, देखिएगा यहाँ पर महुआ जो है आपको पता है कि महुआ की केक आपके खेत में कितने दिन तक आपके जो है
डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसका 60 दिन तक आपके कंपोजिशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको एक हिंट था कि महुआ की खली क्या है, 60 दिन तक क्या नहीं होती, आपके गलती नहीं है, इसलिए इसे 60 दिन पहले डाला जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो समस्या है, और यह वही केक है जो आपके क्या है, आपके अखाद्य यानी कि इसको खाने में काम में नहीं लिया जाता। बाकी देखिएगा अलसी का तेल आप खाने में काम में लेते हैं, विशेष रूप से जो आपके हार्ट पेशेंट बीपी वगैरह में आपके देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एडिबल ऑयल, महुआ केक। अगला देखो यहां पर, गुच्छा रोग एक दैहिक विकार है, अंगूर, आम, चीकू और केला। तो देखिएगा क्लस्टरिंग डिजीज इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, केला में, चीकू में, आम में। तो देखिएगा गुच्छा मुच्छा रोग, आपको अगर पता हो गुच्छा मुच्छा, और गुच्छा मुच्छा का अगर आपको पता हो तो क्या देखने को मिलेगा गुच्छा मुच्छा में, आपके देखने को मिलेगा जिसको आप कह सकते हैं इन्फ्लोरेंस, जो आपको देखने को मिलेगा पुष्पक्रमीय विकृति, जिसे आप कह सकते हैं फ्लोरल, और आपके माल फॉर्मेशन कहते हैं जिसे, मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो मोल फॉर्मेशन, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या है राइट आंसर, इसका बी होगा। अंगूर में हैन एंड चिकन है, ये ध्यान रखना आपको, मैंगो राइट है। अगला देखो, निम्नलिखित में से पपीता की कौन सी किस्म गायनोडायोसिस नहीं है, पूसा ड्वार्फ, सूर्या, पूसा मेजेस्टी और कुरघनिडियो। गायनोडायोसिस, तो पूसा ड्वार्फ क्या है, डायोसिस वैरायटी है भाई, पूसा ड्वार्फ क्या, डायोसिस। विच वैरायटी ऑफ पपाया इज नॉट ए गायनोडायोसिस, तो पूसा ड्वार्फ, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखो, ललित कौन से फल की किस्म है, ललित आपको बताना है कि ललित जो है वैरायटी आपके, ललित और श्वेता, ललित और श्वेता दोनों के दोनों CISS से डेवलप है। ललित जो वैरायटी है इसमें आपकी रेड टाइप का पल्प या जो गुलाबी जो पल्प है वो देखने को मिलेगा। अंगूर, अनार, अमरूद और लेमन, तो ये अमरूद की है, ये ध्यान रखना आपके ललित, ठीक है। इसी के आपके जैसे एक हप्सी भी है, ध्यान रखना हप्सी। तो ललित इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप इज गवावा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्का कंचन के जनक है अनाब शाही और क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, ब्लैक चंपा, थॉमसन सीडलेस, बैंगलोर ब्लू और ब्लैक चंपा, अंगूर क्लान और ब्लैक चंपा। पेरेंट अर्का कंचन, तो देखिएगा अर्का कंचन में आपके अनाब शाही वैरायटी शामिल है, और यहाँ अनाब शाही वैरायटी कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह है, ये ध्यान रखना, अनाब शाही, ये रहा ए। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, डिब्बाबंदी के पहले कौन से फल की छिलाई नहीं की जाती, पीलिंग, अनानास की जाती है, आम की जाती है, सेब की जाती है, बट चेरी की नहीं की जाती है। विच फ्रूट इज नॉट ए पिल्ड बिफोर कैनिंग, तो चेरी इसमें शामिल है। गाजर की इष्टतम बीज दर है गाजर, तो देखिएगा व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ गाजर, गाजर की सीड रेट आपके कम होगी, जस्ट उसके डिपोजिट है मूली की होती है। 4 से लगभग 5 kg जो है गाजर की बीज दर होती है, 4 से 5 किलोग्राम, ये ध्यान रखना, जबकि बाकी होती है उनकी 6 से 10 किलोग्राम। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, हाइब्रिड टी गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जा सकता है, हाइब्रिड टी का प्रोपोगेशन। तो देखिएगा हार्डवुड कटिंग का प्रयोग आप देसी गुलाब में कर सकते हैं, देसी गुलाब में करते हैं। टी कलिकाइन बिल्कुल सही है आपका, राइट आंसर जो है कौन सा है, बी। तो हाइब्रिड टी रोज इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा है, हार्डवुड कटिंग या टी बडिंग, तो कौन सा हो गया, टी बडिंग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आप, गुलाबी सड़न रोग किस फसल में पाया जाता है, देखिएगा इन विच क्रॉप डिजीज ऑफ पर्पल ब्लोच इज फाउंड, पर्पल ब्लोच किस में पाया जाता है, तो पर्पल ब्लोच कहाँ देखने को मिलेगा, आपके प्याज में देखने को मिलेगा। प्याज में ध्यान रखना बोल्टिंग भी देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना आपके। फूल गोभी, मटर और टमाटर, मटर में आपके जो पाउडर मिल्ड्यू देखने को मिलेगा, बेर टमाटर में देखने को मिलेगा। अगला देखो, रूबी किसकी किस्म है, रूबी किस फसल की किस्म है, ये बताना रूबी। तो देखिएगा बील पत्र की, अनार की, बिल्कुल सही है, रूबी अनार की है, जो कि IIHR से डेवलप्ड है, ये ध्यान रखना है रूबी।
ठीक है, अमरूद की नहीं है, आंवले की नहीं है। तो रूबी इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, कौन सा है, पोमोग्रेनेट। देखिएगा एक और रूबी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, ये आपके किस में, तो ध्यान रखना आपके ब्लड रेड माल्टा, जो माल्टा है उसकी भी वैरायटी है, ध्यान रखना रूबी। लेकिन फर्स्ट आंसर आपके अनार। और पूसा रूबी आपको पता है किसकी है, पूसा रूबी, पूसा रूबी है टमाटर की। तो 20 का क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, गुलाब की कौन सी स्पेसीज में सुगंधित ऑयल की मात्रा अधिक होती है। नॉर्मली गुलाब में ऑयल पाया जाता है 0.02 से लेकर के 0.04% तक, ये ध्यान रखना। बट आपके रोजा डोमेंसियाना जो होती है, रोजा डोमेंसियाना, जिसे चेती गुलाब, दमस्क गुलाब कहते हैं, ये रहा चेती या इसे आप दमस्क गुलाब कहते हैं, इसमें आपके क्या पाया जाता है, ऑयल परसेंट पाया है 0.05 से लेकर 0.06% तक पाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो रोजा डोमेंसियाना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। रोजा मल्टीफ्लोरा आपके बोर्बियाना, डोमेंसियाना और चाइनेंसिस, इसे बंगाल रोज भी कहते हैं, ध्यान रखना। रोजा डोमेंसियाना राजस्थान के आपके राजसमंद जिले में पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑयल के लिए ही जानी जाती है ये अपने विशेष रूप से। अगला क्वेश्चन देखो, पूसा मुक्ता कौन सी किस्म की वैरायटी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर। तो पत्ता गोभी की है पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, केबेज, पत्ता गोभी से। अगला देखो, डैम्पिंग रोग कौन से फल फसल में सामान्यतः पाई जाती है, डैम्पिंग। तो डैम्पिंग ऑफ मुख्यतया नर्सरी का रोग है, ये ध्यान रखना आपके, किसका है, नर्सरी का, ये ध्यान रखना। पपीता, आम, नींबू, आंवला, इनमें से नर्सरी तैयार किसकी होती है, सिर्फ पपीते की। तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज कॉमन इन विच फ्रूट क्रॉप। तो कौन सा हो गया राइट आंसर आपका, पपीता, इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, केरी का पपाया। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, सूची 1 में कुछ संस्था है और सूची 2 में कुछ इनके वर्ष है, उनको सम्मिलित करना है। भारतीय खाद्य निगम FCI MSP पर खरीदे हुए गेहूं और आपके चावल इनको स्टोर करने का काम करता है। इसकी स्थापना CACP के साथ 1965 में हो गई थी। कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, तो यहां देखना कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि और सहकारी विपणन संघ, यानी कि अब देखो चाहे तो आप यहीं से मिला सकते हो, ए में देखो 4, तो पहले देख लो ए में 4 एक ही जगह है, ये रहा, ठीक है। अगर आप फिर देखोगे तो कृषि और ग्रामीण बैंक, अगर आपको पता हो तो ये किसकी बात हो रही है, नाबार्ड की। तो नाबार्ड 1982 में है, ये रहा 1984 में, देखो 2 और 3, ये रहा 2 और 3। फिर देखो आपके नाबार्ड की, इसकी आपके नेफेड की 1958, ये रहा नेफेड। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, बी है राइट आंसर, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में कोई समस्या होगी नहीं आपको यहाँ। FCI 1965, नाबार्ड 1982, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 और 1958, 20 का राइट है। अगला देखो, नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, चेन्नई में। तो नाबार्ड का कहाँ है, आपके मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना। द हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड इज सिचुएटेड मुंबई। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई। भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो देखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वैसे बीमे की शुरुआत 1999 के आसपास में ही हो चुकी थी, ये ध्यान रखना। पहले आपके नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम चलती थी, फिर इसे 2010 में मॉडिफाइड किया गया। अब देखो यहाँ 1985, 1991, 2009, 2016, इन विच ईयर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो 2016 में इसे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ध्यान रखना, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, सामान्य दूध से खीस कितने गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सामान्य दूध से खीस में कितने अधिक प्रोटीन पाई जाती है, लगभग 3 गुना, ये रहा 3 से 5 गुना। हाउ मेनी टाइम्स प्रोटीन कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हायर देन नॉर्मल मिल्क, 3 to 5 टाइम्स मोर देन, ये ध्यान रखना है आपको। और देखिएगा अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नेल्लोर, मंड्या, चौकला और हसन। विच ब्रीड ऑफ शीप इज फेमस फॉर कारपेट वूल। तो देखिएगा
चोकला से चोखे बनते हैं कालीन, ध्यान रखना, चोकला से क्या बनते हैं, चोखे कालीन बनते हैं। तो कालीन के लिए ध्यान रखना कौन सी है, यहाँ पर चोकला नस्ल जो है आपके कालीन बना के काम में आता है। तो आपके चोकला की क्या होती है, उन्नत क्या होती है, ऊन होती है, ये ध्यान रखना। शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगी, किसमें, शेखावाटी में, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है, सी इसका सही जवाब है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ दिवाली विशेष के कुछ आपके जो है ऐसे क्वेश्चंस थे जिनकी हमने चर्चा की आपके। तो ये हमारा कौन सा अंतिम क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। तो आज की क्लास को हम यही विराम देंगे, पुनः मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।